हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने दो टॉपिक कवर किए थे, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट भी कराए थे, उसके क्वेश्चन भी कराए थे, आप जाके उसे जरूर देखें। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो आइए जरा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मतलब आज के दो टॉपिक कवर होंगे, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कॉस्ट ऑफ शेयर्स की बात हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स में आपको पता है शेयर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की यहां पर कॉस्ट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ाने से पहले आप ये समझ सकते हो कि इक्विटी शेयर का डिविडेंड जो है वो ईयर आफ्टर ईयर वेरी करता है, यानी वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। क्योंकि देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स होता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर यानी डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर वेरिएबल होता है ईयर आफ्टर ईयर, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, तो इस दोनों ही केसेस में हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो ये लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैंने यहां पर लिख के वही बातें समझाई हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, फिक्स नहीं होता किसकी तरह? जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स की तरह वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आपको जो इक्विटी डिविडेंड है, अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट मिलता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इक्विटी डिविडेंड कांस्टेंट मिलता है, तो आप उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करोगे। कैसे करना है आपको? इक्विटी डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, K इक्वल टू D0 अपॉन में P0। ठीक है, ये होगा आपका सिंपल। पहली बात तो सिंपल की बात करी हमने। तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि इक्विटी शेयर की फर्स्ट सिचुएशन की, अगर वैसे तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड वेरिएबल होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स दिया गया तो मैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? जितना भी इक्विटी डिविडेंड है अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो, K इक्वल टू D0 P0। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रोथ मॉडल। अगर हम बात करते हैं कि इक्विटी शेयर्स के अंदर ग्रोथ मॉडल, अभी ये देखो थ्योरी पे ध्यान मत दो, आप पहले ये समझो कि ग्रोथ रेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इक्विटी शेयर के डिविडेंड में ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ देखो दोनों तरह से हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, मतलब आपके ग्रोथ का मतलब हुआ कि इंक्रीज करना, कि आपके डिविडेंड में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हर साल डिविडेंड हमारा बढ़ रहा है। ऐसा भी कोई सिचुएशन आ सकती है कि डिविडेंड डिक्रीज भी हो। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में बात करेंगे हम। तो यहां पर आ जाओ जरा, हम बात करते हैं कि अगर डिविडेंड जो है वो बढ़ते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर मेरे जो डिविडेंड यानी ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन कैसे करूंगा। यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन कैसे करूंगा। D1, ध्यान रखना यहां मैं D1 की बात कर रहा हूं। D1 का मतलब क्या? यहां पे देखो मैं D0 की बात कर रहा था, यानी इक्विटी डिविडेंड की, और यहां पे मैं D1 की बात कर रहा हूं। तो D1 क्या है? यहां पे लिखा हुआ नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट डिविडेंड का मतलब जैसे पिछले साल जो भी डिविडेंड मिला था उसमें ग्रोथ इस साल हो गई होगी, तो जो ग्रोथ के बाद डिविडेंड आता है वो जी का मतलब वही कांस्टेंट ग्रोथ, कितने % हर साल ग्रोथ होती है। ठीक है, K का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, और P0 का मतलब आपको पता है जो भी हमारे मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी का जो भी मार्केट प्राइस होगा। अगर कोई बच्चा कहता सर D1 करके याद नहीं होता, तो D1 करके अगर आप याद नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हो, D0 1 + G अपॉन P0 + G का मतलब ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर मान लो ये सिचुएशन आ गई, ये एक अलग सिचुएशन है। अगर आपसे क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहता है कि हमें ना मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, यानी करंट प्राइस निकाल के दिखाओ शेयर्स की। तो शेयर्स की अगर हमें करंट प्राइस की कैलकुलेशन होती है, तो अगर करंट प्राइस की कैलकुलेशन होती है तो फिर आपको क्या करना है? P0 इक्वल टू D1 अपॉन में K - G। ठीक है, बच्चा कहता है सर बात समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। तो देखो बेटा, मैंने क्या किया, सारे चीजों को एक पेज पे लिख दिया ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना। इससे अलग क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेके। मैंने बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, क्योंकि देखो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े वो हमेशा यही कहते हैं कि सर इजी वे में बता दो ताकि चीजें वैसे। ठीक है, तो इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिमांड की थी, इसीलिए कि इनको चीजें थोड़ी
प्रॉब्लम कर रही थी, इस वजह से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यहाँ पर क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, जरा देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मेरे पास टोटल 4 सिचुएशन आ सकती है, 4 सिचुएशंस मेरे पास हो सकती हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना अगर आपके पास ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ग्रोथ रेट की कोई भी बात नहीं कर रहा, तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालना जरा देख लो। P0 कि D0 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिविडेंड मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ओके। अगर सिचुएशन नंबर 2, अगर आपके पास डिविडेंड का ग्रोथ गिवन है तो हमें क्या करना है, D1 अपॉन में D0 प्लस G, ठीक है। अब D1 D0 का मतलब मैंने यहां बताया नेक्स्ट डिविडेंड मार्केट प्राइस ग्रोथ रेट, ओके। अगर आप नेक्स्ट डिविडेंड आप नहीं कैलकुलेट कर पाए तो ऐसे कर सकते हो, करंट डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 2 सिचुएशन समझ आ गई। 2 सिचुएशन में क्या क्या बताया मैंने। सिचुएशन नंबर 1 कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो आप पहली सिचुएशन लगाओगे। नंबर 2, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले का यूज करना है। सिचुएशन नंबर 3, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि सर हमारा जो इक्विटी शेयर वो इशू ही इसी साल हुआ है, यानी कि ये मेरे न्यू इक्विटी शेयर्स हैं, अब इसमें ग्रोथ रेट कैसे करूं या फिर मार्केट प्राइस की क्या कैलकुलेशन करूं। बेटा देखो, अगर मेरे शेयर्स आज ही इशू हुए, मतलब इसी साल इशू हुए, तो मार्केट प्राइस जो मेरी है वो वही होगी जो नेट प्रोसीड्स आए होंगे, यानी कि जिस प्राइस पे वो इशू हुआ होगा। तो सेम यहां पर भी देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालना है तो वही नेक्स्ट डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपसे कहता है कि क्वेश्चन के अंदर आप करंट प्राइस निकाल के दिखाओ, किसका करंट प्राइस, शेयर का, यानी मार्केट प्राइस शेयर का। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, ग्रोथ रेट गिवन है, डिविडेंड गिवन है, आपसे कहता है कि मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ। तो बस इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहां पर क्या निकालना है, मार्केट प्राइस इक्वल टू D1, D का मतलब नेक्स्ट डिविडेंड, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। आपने पूरी बातें क्या समझी कि बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर 4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना अगर डिविडेंड ना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना अगर डिविडेंड की ग्रोथ रेट गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी निकालना। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह सकता है कि मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, किसका, शेयर्स का मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि इक्विटी शेयर के ऊपर टोटल 4 तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो चीजें और अच्छे क्लियर होंगी। और दूसरी बात यह है कि आप इसे कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 पे आ जाइए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये लगभग सेम है। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देख रखी होगी, यानी फर्स्ट पार्ट इसका देख रखा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको इजीली समझ आएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ठीक है। जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, वही मल्टीप्लाई 100 तो साथ में चलेगा ही चलेगा, ठीक है। यहां पर मैंने हिंदी में उसको आगे लिख दिया पूरा करके। नेक्स्ट आ जाओ, अगर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल शेयर है, अगर आपने मेरी पहली क्लास देख रखी है तो आपको ये देख के चीजें समझ में आ रही होंगी कि आपने बिल्कुल ऐसा पढ़ा था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स के अंदर। क्या था वहां पे, इंटरेस्ट था, यहां पर क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस अपॉन में लाइफ किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की, कितने साल बाद रिडीम होना है, ठीक है। और फिर यहां पर वही रिडीमेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई 100 तो साथ में चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और आते हैं फिर लास्ट में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसकी बात भी कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो कंपनी अपने पास रिटेन रखती है अर्निंग को, जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को नहीं दिया था। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, देखो रिटेन अर्निंग पार्ट जो है वो कैपिटल का ही है, इक्विटी कैपिटल का ही है, तो इसीलिए हम उसे इक्विटी रेट से ही देखते हैं। यहां पे देखो मैंने नोट में लिख दिया था, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग नॉर्मली इक्वल टू किसकी, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल, यानी जितनी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट आती है उतनी ही कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की, ठीक है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का, वही नेक्स्ट डिविडेंड, मार्केट प्राइस और ग्रोथ रेट। आप देखोगे ये बिल्कुल फॉर्मूला सेम है जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ग्रोथ रेट के साथ निकाला था, ठीक है। ठीक है सर, कुछ तो ऐसी बातें समझ में आई, थोड़ी बहुत क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। ये लो बेटा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक सिचुएशन आपको समझाता चलूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर बाई चांस मैं सिर्फ आज कॉस्ट ऑफ इक्विटी करा पाया तो सिर्फ इक्विटी ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आ जाइए
फर्स्ट केस, ये देखिए मैं इसका फर्स्ट केस करा रहा हूं। फर्स्ट केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, ये रहा है आपके सामने क्वेश्चन। फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100, दो कंपनियां हैं, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर 15 और 40 और मार्केट प्राइस अभी कितना है 150 और 240। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड की ग्रोथ रेट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं कर रहा इसका मतलब मेरा फर्स्ट केस यूज होगा मेरे साथ। तो फर्स्ट केस मैं यहां पर करता हूं, जरा देखो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ग्रोथ रेट गिवन नहीं है तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैंने बताया था D0 अपॉन में P0 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक्स लिमिटेड के लिए निकालता हूं। तो एक्स लिमिटेड के लिए जरा देखो D0 यानी डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 15, P0 का मतलब मैंने क्या बताया था मार्केट प्राइस कितना है 150 और मल्टीप्लाई 100। आप बताओ इसकी कितनी कॉस्ट आ गई, तो फटाफट से बताओ। ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं 15% इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं वाई लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, तो वाई लिमिटेड के बारे में बात करो। यहां पर डिविडेंड कितना है 40 और मार्केट प्राइस कितना है 240 और मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 240। तो 240 करोगे तो ये पॉइंट कितना वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है बेटा। मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक काम करते हैं ये 240 को 250 कर लेते हैं, ठीक है। 250 क्योंकि पॉइंट में आ रही थी चीज़ें। तो 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 250, तो 250 करोगे तो ये कितने परसेंट आ गया 16%। बात समझ आई आपको। पहली सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी इशू नहीं है। हाँ सर अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन और दिया है मेरे नीचे, देखो ये क्वेश्चन क्या है। आपसे कहता है कि ABC लिमिटेड 3 कंपनियां हैं, आपको ये एक सिचुएशन देते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये M.Com में था या फिर B.Com थर्ड ईयर में, किसी ईयर में आया हुआ है ये, ग्रेजुएशन या M.Com के अंदर। जरा देखिए एक क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड ने आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि मार्केट प्राइस जो है वो 12 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़ है तीनों कंपनी के, और डिविडेंड जो है 2.40, 3, 1.8 है। एज्यूम दैट करंट लेवल ऑफ डिविडेंड आर जनरली एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ठीक है, इंडेफिनेटली। क्वेश्चन कहता है कि आपसे ये कहता है कि इस क्वेश्चन में कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि यही डिविडेंड इसको हमेशा मिलता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। मतलब यहां पर क्या है कि सिचुएशन नंबर और ग्रोथ रेट नहीं है, डिविडेंड सेम मिलेगा। अगर सेम डिविडेंड मिलेगा तो कैलकुलेशन करने में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। करें इसकी कैलकुलेशन। यहां पे देखो बताओ, जब वही केस नंबर फर्स्ट आएगा इसमें भी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होगा D0 P0 और मल्टीप्लाई 100, यही होगा। तो अलग अलग कंपनियां हैं, एक का नाम है A लिमिटेड। A लिमिटेड की बात कर लेते हैं पहले। आपके सामने क्वेश्चन है ये रहा, बताओ A लिमिटेड में डिविडेंड कितना है, फटाफट से बताओ देख के। डिविडेंड कितना है A लिमिटेड में 2.40 अपॉन में मार्केट प्राइस कितना है इसका 12 रुपीज़ का और मल्टीप्लाई 100, यही तो होगा। हाँ सर। सिचुएशन नंबर 2 अभी कैलकुलेशन करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 B लिमिटेड की बात करो अगर, तो B लिमिटेड में बताओ डिविडेंड कितना है 3, मार्केट प्राइस कितना है 20 मल्टीप्लाई 100। सिचुएशन नंबर 3 यानी C लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो C लिमिटेड में बताओ 15 अपॉन में 1.80 और मार्केट प्राइस कितना है 15 मल्टीप्लाई 100। बस खत्म करते हैं इसको। कितना आ गया ये, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। कैलकुलेटर तो सबको ही अलाउ होगा खैर। मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 12, तो ये तो हो गए बेटा आपके 20%, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ गई, ये हो गए 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गए 15%। और यहाँ पर बताओ 1.80 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 15, 1.80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो गए 12%, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। एक बार फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है कोई बात नहीं,
ये हो गए आपके सिचुएशन नंबर 1। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट सिचुएशन के क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे, ये तो बहुत इजी था। ठीक है बेटा, आ जाइए सिचुएशन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये लो मेरी सिचुएशन नंबर 2। एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे देख लो। सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 मैंने दोनों ही कवर कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। जरा देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला, अगर आपके पास ग्रोथ रेट है तो क्या होगा, D1 P0 प्लस G। D1 अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसे लिख सकते हो D0 1 प्लस G। हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जनरली इसी का सब करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन समझते हैं। अब ये रहा एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है ये, 15 मार्क्स का आया था बेटा बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, DU के अंदर। तो जरा देखते हैं 15 या 10 का ऐसी कुछ था। जरा देखते हैं, द शेयर्स ऑफ अ केमिकल कंपनी आर सेलिंग एट 20 पर शेयर। ठीक है, ये एक प्राइस उसका दे रखा है कि 20 पर शेयर पे आप बेचते हो। ठीक है, द फर्म हैड पेड डिविडेंड 2 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड जो आता है 2 रुपीज़ पर शेयर का आता है लास्ट ईयर, जो पेड हुआ था लास्ट ईयर। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट जो है वो कंपनी की 15% पर एनम है, यानी कि कंपनी अपनी डिविडेंड की ग्रोथ कर देती है 5% एवरी ईयर। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये दो सिचुएशन अलग अलग है कि आपको डिटरमाइन करना है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। ठीक है, अगर आपकी ग्रोथ रेट कितने परसेंट, 8% और 3% है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं यहाँ पर। ओके, तो आइए ज़रा समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को करते हैं और बड़े आराम से समझ में आ गया, कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये चैप्टर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का, तो इसका सॉल्यूशन जो करते हैं वो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर ग्रोथ रेट गिवन है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ निकलने का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0 प्लस G, यही होता है। D1 का मतलब नेक्स्ट डिविडेंड। अब नेक्स्ट डिविडेंड तो हमारे पास है नहीं, तो करंट डिविडेंड तो है ही, यानी इस साल जो पेड है, लास्ट ईयर जो पेड है वाला डिविडेंड तो है ही मेरे पास। तो जरा देखो D1 को हम फाइनली आगे स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये क्या था, D0 1 प्लस G, ये मैंने लिखवा रखा है फॉर्मूला, अपॉन में P0 प्लस G। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास ये सारी सिचुएशन, ये सारी इंफॉर्मेशन है, करता हूँ मैं। जरा करते हैं D0 यानी पिछले साल का डिविडेंड 2 रुपये, 1 प्लस G ग्रोथ रेट 5% है, 5% का चेंज करोगे तो 0.05 हो जाएगा, अपॉन में P0 मार्केट प्राइस के कितने था, 20 रुपीज़ का था, और प्लस ग्रोथ 0.05 वही था। अब इसको ज़रा फटाफट से कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ज़रा हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, तो 1 प्लस 0.5, तो 1.05 हो गया, और मल्टीप्लाइड 2.1 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 0.0105 और प्लस 0.05, तो 0.05 प्लस करूँगा तो ये यहाँ पर हो गए 0.155। देखो इनके साथ 100 तो मल्टीप्लाई में चलेगा, आपको पता ही है, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 तो चाहिए। तो मैं इसे लास्ट में आके किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से, तो वो मेरी परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा, तो ये जगह 15.5%। ओके, अगर मेरी ग्रोथ रेट 5% कहती है, फर्स्ट का आंसर दे दिया मैंने, ग्रोथ रेट 5% आती है तो 15.5% की आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें और बताइए कि अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है, और ग्रोथ रेट अगर 8% है तो क्या आएगा, या 15% है तो 13% है तो क्या आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम करोगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो यही होगी, क्वेश्चन सेम है, यानी 15.5% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। बात समझ आती है, हाँ सर। तो अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है। दो सिचुएशन दे रखी है, एक की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक की आप करेंगे। ठीक है सर, हम जरूर करेंगे। ये लो, तो आप कॉस्ट ऑफ इसका क्या निकालना है, आपको प्राइस निकालना है। तो प्राइस के लिए P0 मैं आपको दिखा दूँ, सिचुएशन नंबर 4 है इसकी। अगर आपको करंट प्राइस निकालना है तो P0 D1 अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ,
D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो D1 को फर्दर मैं स्प्लिट करना जानता हूँ कि D0 1 प्लस जी अपॉन में के ई माइनस जी, यही होता है बेटा? हाँ सर, ठीक है। तो ज़रा फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो D0 हमारे पास है कितनी थी, 2 रुपीज़ पर शेयर। 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितने की थी, 0.05 की, ठीक है, अपॉन में के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी आपके सामने आया तो 15.5%। तो 15.5% को अगर आप चेंज करते हो उसमें वैल्यूज़ में, तो ये कितना आ जाएगा, यह जगह इसको 100 से डिवाइड कर लो तो जगह 0.155 और माइनस ग्रोथ, ग्रोथ वही 0.05। तो इसकी कैलकुलेशन करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये 1.05, तो 1.05 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2.1, तो 2.1 आ गया ये, तो ये आ गया ऊपर का 2.10 अपॉन में इसकी बात कर लेते हैं 0.055 नहीं 0.0155 माइनस 0.05, तो ये हो गया 0.105, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा, 2.10 डिवाइडेड बाई 0.105, 2.10 डिवाइडेड बाई 0.105, 20%। तो बेटा ये कितना, ₹20 कितना आ गया, 20 रुपये। देख लो क्वेश्चन तो वही है, आप कह रहे हो कि सर 20 तो गिवन ही था, तो बेटा उसी क्वेश्चन से तो निकाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि इसी सिचुएशन में इस बार आपको प्राइस नहीं दिया होता। अब मतलब अगर आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के अगर आप कभी भी क्वेश्चन आपको कहेगा तो उसकी क्या देगा आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे के देगा, ठीक है। ठीक है सर, बेटा मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता था लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम खुद भी तो कर सकते हैं। बेटा ये लो, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको खुद भी ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, अगले पार्ट में इसके। एक बार देख लो ये क्वेश्चन क्या है। ABCD चार कंपनियां हैं, इसका लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन है और लास्ट ईयर की ग्रोथ रेट गिवन है, लास्ट ईयर का डिविडेंड और ग्रोथ रेट और करंट मार्केट प्राइस दे रखा है। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिखाना है। आप जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि ऑल्सो फाइंड करो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी में क्या होगा कि न्यू इक्विटी में आपके पास ये वाला प्राइस जो है, ये वाला, इस प्राइस को ना लेकर आपको ये प्राइस लेना पड़ेगा, यानी P0 में आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको जरूर पक्का करा के दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में BBA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, अगर MCom में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट है उनके साथ शेयर करो, जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।